नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने 4 वर्ष पूर्व हुए अवधेश हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या कर एक्सीडेंट का रूप देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कार व लोहे के रॉड बरामद किए। वर्ष 2019 में छप्पर उठाते समय मालपार निवासी अवधेश यादव की हत्या कर दी गई। इस संबंध में अवधेश की पत्नी ने 4 आरोपियों बिलास, कमलेश, सतीश व अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना में कमलेश की नामजदगी गलत पाई गई, लेकिन इसी बीच कमलेश ने मुकदमे में सुलह करने के लिए वादी पक्ष पर दबाव बनाने के लिए कैलाश जो हत्याकांड में नामजद था उसे गोली मारकर कैलाश की पत्नी से तहरीर दिलाकर अवधेश हत्याकांड में गवाहों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जांच में मामला फर्जी पाया गया। इस दौरान 21 फरवरी 2023 को अवधेश हत्याकांड के मुख्य गवाह राम दुलार का आरोपियों ने अपहरण कर लिया और खानपुर के 8 गांव में गवाह की हत्या कर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया और मुकदमा भी दर्ज कराया। इसमें पीड़ित ने एडीजी से गाजीपुर जिले के केस को आजमगढ़ विवेचना के लिए प्रार्थना पत्र दिया। देवगांव पुलिस ने इस घटना में साक्ष्यों के आधार पर आशीष यादव और अनिल यादव निवासी भवनपुरा जनपद मऊ, तहसीलदार यादव निवासी भुआलपुर थाना तरवा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड, डस्टर, कार सहित अन्य सामान बरामद किया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि वर्ष 2019 में अवधेश यादव की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में गवाहों को डराने धमकाने के उद्देश्य के वर्ष 2019 में हत्याकांड के आरोपियों ने साजिश रचकर कैलाश नामक एक हत्यारोपी को गोली मारी और उसकी पत्नी से गवाहों को नामजद कर दिया था, लेकिन जांच में मामला फर्जी पाया गया। इसके बाद हत्यारोपियों ने एक गवाह को अगवा किया और उसकी गाजीपुर जिले में हत्या कर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया, लेकिन पीड़ित परिजनों ने एडीजी के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर आजमगढ़ पुलिस से विवेचना कराई, जिसमें गवाह की हत्या हुआ जाना पाया गया और बाद में उसे एक्सीडेंट का रूप दिया जाना पाया गया। साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को आज और एक को रविवार को गिरफ्तार किया गया। शेष 5 की गिरफ्तारी पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाना गाजीपुर में एक एक्सीडेंट का मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें वादी ने शिकायत करी कि गवाह की इसमें हत्या करी गई है और उन्होंने कंप्लेन एडीजी महोदय से वाराणसी से करी और कहा कि कृपया इसकी विवेचना आजमगढ़ जिले से करा दीजिएगा, जिसमें विवेचना देवगांव थाना प्रभारी गजानन को मिली। इसमें प्रकरण यह है कि अवधेश यादव की हत्या 2019 में की गई थी। इसमें जो अभियुक्त पक्ष था वो गवाहों को एलिमिनेट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने पहले इनको एक फर्जी मुकदमे फंसाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने ऊपर स्वयं के ऊपर गोली चलवाई 2021 में, जिसमें पुलिस ने विवेचना करी और ये प्रकरण झूठा पाया गोली चलने का, और इनके विरुद्ध जो हत्या के जो वादी पक्ष था उनके विरुद्ध मामला गलत पाया और उनके जो वादी जो 2021 वाला था जिन्होंने झूठा मुकदमा लिखाया था उनके खिलाफ चार्जशीट गई। अब 2 मुकदमे इनके खिलाफ हो गए, एक हत्या का मुकदमा हो गया और दूसरा हो गया जो इन्होंने फर्जी मुकदमा जो 2021 में लिखवाया था। जो मुख्य गवाह जो था राम दुलारे यादव थे, तो अब ये लोग राम दुलारे यादव से निजात पाना चाहते थे। उन्हीं चाहते थे कि ये गवाही के लिए उपस्थित हो, इसलिए राम दुलारे यादव को इन लोगों ने चकिया बाजार मेहनगर से अगवा किया और अठगवा खानपुर में हत्या करने के उपरांत उसकी बॉडी डाल दी और उसको एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया और वहाँ पे मुकदमा एक्सीडेंट का लिखवाया, जो कि सभी को ये प्रतीत हो कि ये एक्सीडेंट है और ये हत्या नहीं है, ताकि ये लोग जो गवाह उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो ये सारा प्रकरण जो मुख्य गवाह था उसको एलिमिनेट करने के लिए सारा इनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें आशीष यादव व तहसीलदार यादव की गिरफ्तारी करी गई है। एक शख्स की, चंद्रजीत यादव की, कल गिरफ्तारी की गई थी और अभी विवेचना प्रचलित है। अन्य जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन सभी के विरुद्ध हम लोग कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे व इनके प्रॉपर्टी जब्ती करने की भी कार्रवाई करेंगे।
आजमगढ़ में अधिवक्ता पर हमले का और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिविल बार एसोसिएशन के तत्वावधान में सोमवार को अधिवक्ताओं ने दीवानी कोर्ट परिसर से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जुलूस निकालकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता एकता का नारा लगाया गया और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। जुलूस का नेतृत्व सिविल बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह कर रहे थे। अधिवक्ताओं का भारी हुजूम देखकर पुलिस भी सतर्क हो गई और कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक फोर्स तैनात कर दी गई। अधिवक्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने एसपी कार्यालय का गेट बंद कर दिया। इसके बाद कुछ देर तक वकीलों का हंगामा भी होता रहा। हालांकि अधिकारी से आदेश मिलने के बाद अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल एसपी से उनके कार्यालय मिलने गया। प्रभाकर सिंह ने कहा कि सिविल बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सदस्य शशिकांत मिश्रा, जो कि जहानागंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो अपने गांव गए। वहां पर विरोधियों ने उनके ऊपर हमला किया और मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। अधिवक्ता की रिपोर्ट सुसंगत धाराओं में थाने में दर्ज नहीं की गई। मामले में पुलिस अधीक्षक को पत्रक दिया गया, जिस पर एसपी की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया कि मामले में सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। शशिकांत मिश्रा को कल उनके गांव के लोगों ने पुरानी रंजिश के नाते उनको बुरी तरीके से मारा पीटा। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उनके शरीर पर तमाम गंभीर चोटें हैं। सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई थी और एसओ जहानागंज द्वारा लापरवाही की गई। इसलिए पूरे हमारे अधिवक्ता समाज के लोग उद्वेलित हैं। वही पत्रक देने के लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए थे। बात हुई है, उन्होंने बताया है कि हम जो आपकी मांगे हैं उसको पूरा करेंगे और गिरफ्तारी एक अभियुक्त की हो चुकी है, बकिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और शेष तलाश जारी है। दो पक्षों के बीच में थाना जहांगीरगंज क्षेत्र में मारपीट हुई थी, जिसमें मुकदमा 308 का कायम किया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई और शेष जो भी इसमें मुलजिम है उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 जुलाई से 31 जुलाई का शुभारंभ सोमवार को पुलिस लाइन में किया गया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा प्रचार रथ एवं छात्र छात्राओं, भारत स्काउट एंड एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट को रवाना किया गया। उक्त प्रचार वाहन सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा का प्रचार प्रसार करेगी। जिलाधिकारी ने एनसीसी, एनएसएस एवं स्कूलों के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, विगत कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क दुर्घटना से बचने एवं दूसरों को बचाने के लिए दूसरों को जागरूक किया जाए तथा सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहनों को रफ्तार की सीमा का पालन करना चाहिए एवं यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जनसामान्य वाहन चालक एवं वाहन स्वामियों के सहयोग से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी एवं अन्य संबंधित विभाग जहां पर वाहन दुर्घटना अधिक हो रही है वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने पर स्वास्थ्य विभाग की डायल 108 एम्बुलेंस का तत्काल प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस अब 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए तत्काल 108 नंबर को फोन कर चिकित्सालय पहुंचाकर जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग व यातायात के नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोकने में सफलता मिलेगी। अच्छा पखवाड़े का आज हम लोगों ने यहाँ शुभारंभ किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जनपद और प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु और जो उनको मतलब सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी लाने का उद्देश्य है और इसके माध्यम से हम लोग जो भी वाहन स्वामी हैं उनसे ये अनुरोध हो रहा है कि वे नियमों का जैसे सीट बेल्ट है, हेलमेट है, इसका प्रयोग करें। कोई भी हमारा चालक शराब या कोई और चीज़ का सेवन करके वाहन ना चलाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी बच्चे नियमों को पढ़ें एवं इसका पालन करें तथा अपने घर एवं संबंधियों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में जो नियम है उसका पालन करें तथा दूसरों से भी पालन कराएं। उन्होंने कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है। अपने वाहन का ब्रेक एवं टायर में हवा की नियमित जाँच कराते रहें। वाहन की सभी लाइटों को ठीक करें। विद्यालय, स्कूल के निकट वाहन धीमी गति से चलाएं।
रेलवे क्रॉसिंग पर गेट बंद होने की दशा में उसे पार ना करें। ध्यान रखिए कि समय बहुमूल्य है किंतु जीवन अमूल्य है। दुर्घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पर दें। नशीली वस्तु का प्रयोग कर गाड़ी ना चलाएं। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय ईयरफोन का प्रयोग ना करें। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें। नाबालिगों को वाहन ना चलाने दें। नशा करके गाड़ी ना चलाएं। सबको बताया कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए, लेकिन हेलमेट को या तो हैंडल में टांग देंगे या हाथ में लेके चलेंगे हेलमेट को, और सोचेंगे कि जहाँ पुलिस वाला दिखाई देगा वहाँ हेलमेट लगा दिया जाएगा। तो आप पुलिस वाले के सामने हेलमेट लगा के चलान से तो बच जाओगे, लेकिन जब दुर्घटना होगी तो वही हेलमेट आपकी जान बचाएगा। एक हेलमेट लगाने से फर्क इतना पड़ जाता है कि किसी एक्सीडेंट में अगर हेलमेट बाइक वाले ने हेलमेट लगाया हुआ है और एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत संभावना है कि आपको कुछ चोट तो आएगी, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। और अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो हेड इंजरी होगी, सिर में चोट लगेगी। संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन डॉक्टर आर.एन. चौधरी ने कहा कि हम जागरूक रहेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी। स्कूलों के अनफिट वाहनों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभियान उपरांत अनफिट वाहनों को चलाने वाले स्कूलों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं सचेत रहूं तो 80% संभावना दुर्घटना की, 90% संभावना दुर्घटना की खत्म हो जाएगी। अब हम क्या सावधानी बरतेंगे? हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, एकदम पॉइंटेड है। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, निर्धारित गति से वाहन चलाएं और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों का भी ध्यान रखें। बस इतना ही करना है। मोबाइल का प्रयोग ना करें, नशे में वाहन ना चलाएं। अगर इतना हम कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ 90 से ज़्यादा 95% दुर्घटनाएं ख़त्म हो जाएंगी। स्कूल में अनफिट वाहनों की बात है, उस पर हमारा निरंतर ड्राइव चलता रहता है। इस दौरान उतना हम फोकस उन पर नहीं कर पाएंगे। हम उनको भी जागरूक करेंगे विद्यालयों को इंटरेक्शन करके कि उन सभी वाहनों को फिट करा करके उनका प्रमाण पत्र हासिल कर लें, गाड़ियों की कंडीशन ठीक करा लें। 31 तारीख को हमारा समापन पखवाड़े का हो जाएगा। उसके बाद कम से कम 1 सप्ताह का सघन अभियान चला करके जो भी विद्यालय वाहन इस पखवाड़े के भीतर ठीक नहीं कराएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और वो कार्रवाई कल चालान बंद तक नहीं रहेगा। अगर 2 बार 3 बार चालान हो गई है तो हम सोचेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो कठोरतम कार्रवाई की जा सकती वो भी हम करेंगे। और पखवाड़े में सर क्या क्या कदम चलाए जाएंगे? पखवाड़े का प्रतिदिन का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है, वो शासन द्वारा निर्धारित होकर के आता है, वो आपको हमारे संबंधित अधिकारी उपलब्ध करा। सावन के दूसरे सोमवार पर भी जनपद के विभिन्न शिव मंदिरों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ उत्सव का माहौल दिखा। हर कोई शिव के रंग में रंगा नजर आया। नगर के भवरनाथ मंदिर में पहले सुबह से ही भक्तों की कतार लग गई। यहाँ पूरे दिन मंदिरों में जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। शहर के समीप स्थित भवरनाथ मंदिर पर कतारबद्ध होकर भोलेनाथ के भक्तों ने पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया। मंदिर प्रांगण में आयोजित शिव भजन का कार्यक्रम आस्था के इस पर्व को भी और शिवमय करता दिखाई दिया। भवरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भी श्रद्धालुओं में श्रद्धा का ज्वार कहीं से कमतर नजर नहीं आया। यहाँ महादेव का जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। चौतरफा ओम नमः शिवाय के जय घोष से पूरा माहौल ही शिवमय हो गया। भांग, बेलपत्र, धतूरा की मांग रही। जलाभिषेक के साथ इसका बहुत ही महत्व है। भवरनाथ मंदिर पर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इधर से गुजरने वाले वाहनों के रूट चेंज रहे। सावन के दूसरे सोमवार पर भी महादेव के भक्तों ने व्रत रखते हुए विधि विधान पूर्वक उनका पूजन अर्चन किया। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। आज का सावन का महीने का बहुत बड़ा महत्व है, खासकर सोमवार में। शंकर भगवान का दिन बहुत ही खास माना जाता है। मंदिर बारे में क्या जानते हैं? बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ की जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा लोग पूरी मांगते हैं वो पूरी होती है। और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूर और बेलपत्र और दूध यही सब चढ़ाया जाता है। हाँ, पर व्रत हैं। सोमवार का दिन लोग व्रत भी रहते हैं। भवरनाथ के आजमगढ़ की पूरी जनपद वासियों की श्रद्धा है। ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ सबका विश्वास है। सावन नहीं, हर माह में इनका कृपा बाबा पे सब पे पूरे आजमगढ़ वासियों पे बनी रहती है। और सावन में एक अद्भुत विकास रहता है। लगभग हमको लग रहा है कि हजारों लाखों में ये भीड़
लगातार चली आती रहती है। ये पूरे आजमगढ़ का एक प्रतिष्ठित मंदिर है जिसमें सबके ऊपर, पूरे नगरवासियों के ऊपर श्रद्धा बनी रहती है और बहुत ही अद्भुत रहता है। सारी व्यवस्था अच्छी रहती है, शासन प्रशासन की व्यवस्था यहाँ सही रहती है। सभी जनपद वासी यहाँ मिलजुल के एक साथ इस सावन के त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री सेवा कल्याण समिति की बैनर तले सोमवार को आशा कार्यकर्ताओं ने अपने लंबित मानदेय के भुगतान की मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग को चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहन को कलेक्ट्रेट के सामने से जाने आने नहीं दिया गया। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार को भी घेर कर आशा कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। आशा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जब तक उनकी समस्या का समाधान प्रशासन के स्तर से नहीं निकल पाता है और खुद आकर यहाँ उनकी बातों को डीएम नहीं सुनते, तब तक वो यहाँ पर ही जमी रहेंगी। इसके लिए भले ही रात हो जाए। कई घंटों की स्थिति यथावत बनी हुई थी। मामले में समिति की जिला अध्यक्ष संध्या सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2023 में कई महीनों का मानदेय बिना कारण बताए रोका गया। कुछ कार्यकर्ताओं का भुगतान हुआ है तो कुछ का नहीं हुआ। कई ब्लॉकों में इसी प्रकार की स्थिति है। 2022 में कई आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं हुआ, जिससे बीमार होने पर दवा के अभाव में उनकी मृत्यु तक हो गई। उनका परिवार आज किस स्थिति से गुजर रहा ये बताना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का भी भुगतान बाकी है। वहीं एसीएफ कार्यशाला के कार्यकर्ता भाग लिए थे, उसका बाकी है। उसके अलावा फाइलेरिया अभियान में भी मेहनत किए थे, उसका भी बकाया है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं मिल पा रहा है। सीएम से भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। हम लोगों की मांगे लंबित भुगतानों को लेकर है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021, 22 और 23 का लेकर है। एक राज्य बजट का भुगतान है जो कि 2021 का बकाया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अक्टूबर नवंबर का जो पारिश्रमिक मानदेय हमारी आशा है बहनें दिन रात कड़ी मेहनत करके ड्यूटी करती हैं। कुछ ब्लॉकों का मई का रुका है, कुछ ब्लॉकों का जून का रुका है, कुछ ब्लॉकों का नवंबर दिसंबर का रुका है। ये वित्तीय वर्ष मई के 22 की बात मैं कर रही हूँ। और अप्रैल, मई, जून इधर 4 महीना राज्य बजट का पेमेंट रुका है। 4 वर्ष से प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का भुगतान रुका है। सारे लंबित भुगतान को लेके हम लोग बार बार सीएमओ साहब को अवगत कराए और कई ब्लॉक में एसीएफ का प्रोग्राम चला था, जहाँ की हमारी संगिनी और आशा बहनों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। वहाँ का भी भुगतान लंबित पड़ा है। कई ब्लॉकों का फाइलेरिया दिवस का पड़ा है। तो मिला जुला के लगभग यही स्थिति है कि जहाँ 200 आशा हैं वहाँ 50 आशाओं का भुगतान अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। इस नाते आशाएँ हमारी बहुत परेशान हैं और पेमेंट सही समय से नहीं होने के नाते वित्तीय वर्ष 2022 में हमारी 5 आशा बहनों का देहांत हो गया है, जो कि कहीं न कहीं पैसा और दवा के अभाव में हुआ है। ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अपराधी हमारे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं। हम लोग बार बार कहते रहे, ये सुने नहीं और समय से भुगतान नहीं किया। हमारी आशा दवा नहीं ले पाई, हमारी 5 आशाओं का देहांत हो गया है। वह परिवार आज किस स्थिति से गुजर रहा है इसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही कष्टदायी विषय है। और ये शिकायत हम लोग बार बार 6 महीना से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोग पूरा परेशान होकर फिर डीएम कार्यालय का घेराव किए हैं। अगर हमारे डीएम साहब जी आके हमारा ज्ञापन लेके हमको पूरा संतुष्ट नहीं करेंगे कि हम आपका मानदेय और समस्त भुगतान करवाएंगे, तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि हम लोग रात भर भी आज यहाँ बैठेंगे जब तक डीएम साहब आके न्याय नहीं करेंगे हमारे साथ। एसडीएम सदर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने आशा बहुओं को उनकी मांगों के पूरा करने का आश्वासन दिया। कहा कि मद मिलते ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, आशा मैडम लोगों की कई मांगे थी कि इनको समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इनके जो मानदेय हैं उसके संबंध में एसीएमओ साहब ने एक लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है कि साहब हमने ये भुगतान कर दिया है जितना हमारे पास लंबित था। एक आध मद में स्टेट गवर्नमेंट से अभी मद प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसको जैसे आएगा वैसे भुगतान कर दिया जाएगा। इनकी दूसरी मांग थी कि 1 महीने में एक कोई भी दिन हमको निर्धारित कर दिया जाए, जिस दिन अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष लोगों की बैठक एसीएमओ स्तर पे हो जाए और हमारी समस्याएं सुन लें और वो अपनी जो उस पर निर्णय है वो बता दिया करें। वो हर महीने के लास्ट फ्राइडे के लिए वो बैठक नियत की गई है। तीसरी समस्या थी कि ब्लॉक स्तर पे जो पैसा डिसबर्स किया जाता है इनके खातों में, उसकी सूची डिस्प्ले नहीं करते। उसकी सूची भी लगाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, वो आगे से ब्लॉक पे लगा दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई विशेष वो नहीं है। जो और इनकी ग्रीवेंसेस है वो 8-10 दिन में ये काम करते हुए
फ्राइडे को इनको अवगत कराएंगे। सर दिखाया था इन लोग बार बार जब भी आते हैं कार्यकर्ता यहाँ आदम लंबित कर रहा था, तो इसका सब निस्तारण आखिर क्यों नहीं पाता? पुराना मामला इन लोग का है। देखिए सीएमओ साहब के स्तर के जो मामले हैं उसके निस्तारण के लिए तो हमने अपेक्षा की है सीएमओ साहब से कि वो उसको फ्राइडे को अवगत करा दें। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जनमानस को भूजल संचयन संवर्धन के क्षेत्र में और प्रभावी ढंग से जागरूक किए जाने हेतु जनपदीय अधिकारियों के साथ इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष के कार्यक्रम का मुख्य विचार बिंदु ये संकल्प निभाना है, हर एक बूंद बचाना है पर केंद्रित है। भूजल सप्ताह 2023 के इस आयोजन को शासन स्तर पर जारी निर्देशों के क्रम में मंडल स्तर पर भूगर्भ जल विभाग द्वारा एवं जनपद स्तर पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। भूजल सप्ताह का मुख्य उद्देश्य भूजल के संचयन संवर्धन एवं इसके विवेकपूर्ण उपयोग व वर्तमान में उत्पन्न भूजल संकट को रोकने, शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने व विभिन्न रिचार्जिंग विधा को अपनाने के प्रयासों पर आधारित है। जल संरक्षण के कार्यों को वृहद स्तर पर भूजल जन जागरूकता सृजित करने के लिए जन सहभागिता कैश जरिए जहां भी जब भी संभव हो वर्षा के जल को संग्रह करें एवं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एवं जल शक्ति मंत्री द्वारा आम जनमानस को भूजल संदेश भी जारी किया गया। इसी क्रम में जनमानस को भूजल संचयन संवर्धन के क्षेत्र में और प्रभावी ढंग से जागरूक किए जाने हेतु जनपदीय अधिकारियों के साथ संपन्न गोष्ठी में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जल संचयन के क्षेत्र में जनपद स्तरीय योजनाओं जिनमें वर्षा जल संचयन प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किए जाने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने एवं भूजल स्तर गिरने से बढ़ते हुए जल संकट एवं भूजल प्रदूषण की समुचित उपाय किए जाने हेतु वृहद रूप से जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार कराए जाने पर बल दिया गया। जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक इंजीनियर कुलभूषण सिंह द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जनचेतना जगाने एवं भूमि जल बचाने पर उसके संचयन पर अपनी बातों को आम जनमानस तक पहुंचाया। पीयूष कुमार पांडे अधिशासी अभियंता एवं आनंद प्रकाश हाइड्रो भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूगर्भ जल के जल स्तर इसके विवेकपूर्ण उपयोग एवं व्यापक प्रबंधन किए जाने हेतु शासन स्तर से जारी निर्देशों एवं आम जनता, किसान, औद्योगिक श्रेणी, व्यावसायिक श्रेणी, सामूहिक व अवसंरचनात्मक श्रेणी द्वारा किस प्रकार भूजल संचयन संवर्धन किए जाएं, विषय वस्तु पर अपने विचार साझा किए। भूजल सप्ताह में आगामी 18 जुलाई को जनपदीय अधिकारियों के साथ जनपद बलिया में मुख्य विकास अधिकारी महोदय जनपद बलिया की अध्यक्षता में भी गोष्ठी का आयोजन लघु सिंचाई विभाग के साथ आयोजित किया जाएगा। जनपद मऊ में आगामी साप्ताहिक दिवसों में विभिन्न कार्यक्रम विकास खंडवार व मुख्यालय स्तर पर एक साथ शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आयोजित किया जाएगा। जनपद आजमगढ़ में 16 तारीख से 22 तारीख जुलाई तक चलने वाले भूजल सप्ताह के संबंध में आज ये बैठक आयोजित की गई थी और ये गोष्ठी थी जिसके माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों को जागरूक किया गया कि वे अपने विभाग से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में भूजल संरक्षण को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है और कैसे शुद्ध वाटर का जो स्टेटस है, लेवल है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके बारे में विचार करें। और इसमें जो जागरूकता का कार्यक्रम है उसके लिए भी निर्देश दिया गया कि जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं और माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम कराया जाए, आयोजित किए जाए और उसके लिए हम हर विकास खंड से ट्रेनर्स बुला करके उनको ट्रेनिंग दें और उनको फिर इस विद्यालयों में भेज करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करें और उनको इस बारे में जागरूक करें ताकि जल संरक्षण के प्रति और जो भूजल स्तर है उसको बढ़ाने के प्रति उनको जागरूकता और समझ उनकी विकसित हो। विभाग कभी प्रचार में हमेशा पीछे रहता है, गाँव तो प्रचार नहीं जाता, जन जन तो प्रचार नहीं जाता, इससे क्या करना चाहता? अभी हम लोगों ने इसके पहले विभाग के माध्यम से बैठक एक की थी और उसमें भी सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था। जो वर्षा जल संरक्षण से संबंधित जो विभाग हैं, माइनर इरिगेशन विभाग है और भूगर्भ जल संरक्षण विभाग है, इन दोनों विभागों के अधिकारी उसमें उपस्थित थे और उसके माध्यम से हम लोगों ने सभी विभागों में जो सरकारी भवन जो बने हुए हैं उनमें अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसकी अभी समीक्षा हम लोगों के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा प्राधिकरण के माध्यम से जो नगर पालिकाओं के माध्यम से, नगर पंचायतों के माध्यम से जो नक्शे पास हो रहे हैं उसमें भी जो
शासनादेश हैं, जो अधिनियम की जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि अनिवार्य कर दिया गया है कि इतने क्षेत्रफल से अधिक अगर नक्शा है तो उसका अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर स्थापित किया जाए। इसके लिए भी समीक्षा किए जाने का निर्देश दिया गया है। तो जल संरक्षण के बारे में अगर देखा जाए तो हर चौराहे पे गाड़ी धोने के लिए लोग खोल दे रहे हैं अपने मनमानी, कोई मानक नहीं है, तो पानी का ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। इसको क्या कहना है? ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों में जागरूकता की कमी है और हम लोग अक्सर कई माध्यमों से, चाहे आपने बताया कि जैसे कार धोने के लिए पानी का दुरुपयोग करना या बोरिंग को चला करके छोड़ देना, ट्यूबवेल्स को चलाकर छोड़ देना और लगातार पानी गिरते रहने देना, घरों में टोटी का इस्तेमाल अनावश्यक करना और आरओ का इस्तेमाल अनावश्यक रूप से करना, ये सारी समस्याएं हैं जिसको धीरे धीरे करके हम लोग जागरूकता समाज में बढ़ाने की आवश्यकता है। और समाज में जागरूकता का स्तर जब बढ़ेगा तो तभी जाकर के ये वाटर लेवल को हम ठीक कर सकते हैं। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुराचार करने के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज रामनारायण ने सोमवार को सुनाया। मुकदमे की अभियोजन कहानी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव से 19 जनवरी 2021 की शाम 4 बजे 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी घर से कपड़े खरीदने बाजार को गई, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। तब घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पता चला कि धर्मेंद्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र मंडल पुत्र शंकर मंडल निवासी राजपुर जिला सुपौल बिहार नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा पीड़िता के साथ दुराचार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों के डारला को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र मंडल को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ में कुक्कुट पालन व्यापारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कुक्कुट विकास समिति के तत्वाधान में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुबारकपुर क्षेत्र के रहने वाले हमजा, जो कि कुक्कुट विकास समिति के पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिले में लोगों को उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे की आपूर्ति करने के उद्देश्य को लेकर 23 फरवरी वर्ष 2019 में एक नया शासनादेश लाया गया था, जिसमें ये नियम बनाया गया था कि जो भी अंडे से जुड़े व्यवसायी हैं वो प्रत्येक ट्रे जिसमें अंडा रखा जाता है उस पर डेट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता के अंडे की परख हो सके। वहीं 150 से ज्यादा किलोमीटर दूरी पर ले जाने पर अंडों के रखरखाव के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का नियम लागू किया गया। इससे लोकल अंडा व्यवसायियों को काफी फायदा हो रहा था और वो उपभोक्ताओं को सही समय पर सही रेट पर गुणवत्तापूर्ण अंडे दे रहे थे। लेकिन अचानक से तो 29 जून 2023 को 2019 के शासनादेश को पलट दिया गया और उसको स्थगित कर दिया गया, जिससे पूरे देश भर से अंडों की सप्लाई यहाँ होने लगी। इसमें जो भी अन्य प्रदेशों के सड़े गले पुराने अंडे हैं वो भी यहाँ पर बिकने लगे, जिससे गुणवत्ता खराब हो गई और उपभोक्ताओं की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। इसमें अंडा माफियाओं की मिलीभगत के चलते शासनादेश लाया गया। इसलिए कुक्कुट विकास समिति प्रदेश सरकार से मांग करने आई है कि 2019 के आदेश को लागू किया जाए। हम लोग जो कारोबार करते हैं ये कुक्कुट पालन का कारोबार है और 23 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शासनादेश लागू किया गया था, जिसमें ये लिखा था कि जो 150 किलोमीटर से आगे जो भी अंडा जाएगा उसको रेफ्रिजरेटेड वैन में लेके जाना रहेगा और जो उत्पादन करता है उनको अपने अंडे की ट्रे पर उत्पादन तिथि और पिन कोड अंकित करना होगा, ताकि ये पता चल सके कि प्रदेश से उत्पादित अंडे हैं ये। लेकिन 29 जून 2023 को दूसरा शासनादेश आया जो अपर मुख्य सचिव द्वारा ही दिया गया। उसमें ये था कि उसको उस शासनादेश जो 23 फरवरी को आया था, जो 15 अप्रैल से लागू था, वो स्थगित कर दिया गया और 3 महीने के लिए। और उसमें ये कहा गया कि इसको एक समिति बनाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्रदेश सरकार का लक्ष्य था गुणवत्ता युक्त अंडा पहुंचाना जनता के तक, वो इससे वंचित हो रहा है। हम लोग का कारोबार भी इससे वो प्रभावित होगा, क्योंकि जो बाहर के सड़े गले अंडे हैं वो यहाँ के माफिया द्वारा लेके आए जाते हैं और सस्ते अंडे बेचे जाते हैं। हमारा जो शुद्ध उत्पादन है, गुणवत्ता युक्त अंडा है,
वो जनता तक पहुंचाने में हमें दिक्कत हो रही है। तो जो दूसरा शासनादेश है उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि जो शासनादेश पहले 23 फरवरी को आया था उसको स्थगित किया गया है। 3 महीने के लिए एक समिति बना के उस पर रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि इस पर राजनीतिक दबाव था, जो अंडा माफियाओं द्वारा राजनीतिक हो सकता है कि केंद्र सरकार से दबाव हो। हालांकि सरकार ने तो हमारे पक्ष में किया था, वो अभी शासनादेश तत्काल रूप से उसको स्थगित कर दी जाए। ये प्रदेश स्तर पर हो रहा है? ये बिल्कुल, ये प्रदेश स्तर का ही है। हाँ, पूरे प्रदेश क्या चाहते हैं आप लोग? हर जिले से दिया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो 23 फरवरी को शासनादेश आया था 438/37, जो 15 अप्रैल से वो लागू था, उसको वापस से बहाल करके हमें राहत दी जाए और जनता तक गुणवत्ता युक्त अंडा पहुंचाने का काम किया जाए। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur, Azamgarh. Admission open. Class nursery to 12, Hindi and English medium. Affiliated to UP Board. Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities. Ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स। एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़. Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़. सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध. हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध. इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन. फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि. शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़.